नंद बनी चोर। आरती और विकास दोनों पति पत्नी थे। दोनों ही बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आरती को खटपट की आवाज आती है। लेकिन बेचारी दिन भर घर का काम करके इतनी थकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और वे फिर से सो जाती है। थोड़ी देर बाद आरती को फिर से आवाज आती है और इस बार आरती उठकर बैठ जाती है और अपने पति को उठाती है। अरे विकास, उठो ना, मुझे बार बार किसी की आवाज आ रही है। इस कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा है हमारे कमरे में। अरे आरती, तुम पागल हो क्या? तुमने जरूर कोई सपना देखा है, तभी तो इस तरह से बकवास कर रही हो। अरे हमारे कमरे में कौन आएगा? इस घर में मैं, तुम और माँ और मेरी छोटी बहन रहती है, और किसकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी होगी कि वो हमारे कमरे में आएगा? अरे मैंने माँ या फिर प्रिया की बात तो की नहीं। चोर भी तो हो सकता है ना। एक बार उठो ना, जरा चेक करो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, पूरा दिन ऑफिस में काम करो और रात को सुकून की नींद चाहिए होती है। मुझे ऊपर से तुम्हारी ये बकवास जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे कम से कम सोते वक्त तो मुझे सुकून दे दिया करो। विकास, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने इतना बोला है कि एक बार चेक कर लो कमरे में। अगर मुझे अंधेरे में डर नहीं लगता तो मैं चेक कर लेती, लेकिन मुझे डर लगता है अंधेरे से। अरे क्या पता चूहा हो या बिल्ली हो जो खटपट कर रहे हो। अब लग रहा है कि चोर है। टेंशन मत लो, हमारे घर में चोर आ ही नहीं सकता। फिर भी देख लोगे तो क्या चला जाएगा? मन में जो खिटपिट हो रही है वे शांत हो जाएगी और मैं आराम से सो जाऊंगी, तो तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी ना। तुम सो रही हो या नहीं, या फिर मैं इस कमरे से बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद तुम अकेले सोती रहना। फिर चाहे घर में चोर आए या डाकू आए या भूत आए, उसे तुम ही डील करना। विकास किसी तरह से आरती को सुला देता है। ऐसे ही अगली सुबह आरती अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है और वो देखती है कि उसकी कुछ साड़ी गायब है। अरे ये क्या, मेरी लाल वाली साड़ी और काली वाली साड़ी, पिंक वाली साड़ी नजर क्यों नहीं आ रही है? और अलमारी साफ कर दिया है मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं रात को चोर आया हो और वे मेरी साड़ी चुराने आया हो? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, चोर आदमी ही होते हैं तो साड़ी चुरा कर क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं चोर को अपनी पत्नी को गिफ्ट देना हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बकवास बातें कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आरती की नंद प्रिया आती है और प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, दरअसल मुझे ना अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है, तो क्या आज मैं आपका मेकअप यूज कर सकती हूँ? दरअसल बात यह है कि मेरा मेकअप खराब हो गया है। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कर लो तुम्हें जो करना है। आरती अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तभी प्रिया उसके कमरे में बैठकर आराम से मेकअप करती है। इसी दौरान आरती अपनी बहुत सारी ज्वेलरी निकालकर अपनी ज्वेलरी भी चेक करने लगती है। तभी प्रिया की नजर सारी ज्वेलरी पर पड़ जाती है और वे अपनी भाभी से बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है ज्वेलरी के। ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल? अरे नहीं नहीं प्रिया, कैसी बात कर रही हो? ये सारा ओरिजिनल है, टॉप सीक्रेट है ये मेरा। अब ये तुम मम्मी जी को मत बताना, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। तुम्हारे भैया ना हर महीने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, वो भी गोल्ड का। आर्टिफिशियल क्यों देंगे? अगर आर्टिफिशियल देंगे तो टांगे नहीं तोड़ दूंगी उनकी। अरे वाह भाभी, सच में आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको भैया मिले हैं, तभी तो हर महीने आपको गोल्ड गिफ्ट करते हैं। अरे तुम्हें भी तुम्हारा पति देगा, चिंता मत करो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं बोल दूंगी नंदोई जी से कि मेरी ननद का हर महीने शॉपिंग करवाना है, हर महीने घुमाने के लिए ले जाना है और हर महीने गिफ्ट भी देना है। वे तो बात है भाभी, क्या पता मेरी किस्मत में इतना अमीर हस्बैंड ना लिखा हो जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए। अरे ऐसे मत बोलो, पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वे तुम्हें दिल से प्यार करे, फिर तो तुम्हारी हर ख्वाहिश अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही रात को फिर से आरती अपने पति के साथ सो रही थी। आरती को फिर से वही खटपट और शेर की आवाज सुनाई देती है। वे फिर से उठकर बैठ जाती है और अपने पति को जगाने लगती है, लेकिन विकास इस बार उठता ही नहीं है। आरती बहुत हिम्मत करके खुद ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन आरती को कुछ भी समझ में नहीं आता। वे हार थक कर सो जाती है।
ऐसे ही अगली सुबह आरती उठती है। घर का काम खत्म करने के बाद वे अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करना शुरू कर देती है। आरती देखती है उसकी अलमारी से कुछ सामान गायब है। वे फिर से अपनी अलमारी को अच्छे से चेक करती है और देखती है कि उसकी सारी ज्वेलरी गायब है। ये देखकर आरती हैरान हो जाती है और तुरंत प्रिया को और अपनी सास को वहाँ बुलाती है और कहती है, अरे माँ जी, प्रिया ये देखो ना, मेरी अलमारी से रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा है और आज भी बहुत कुछ गायब हो गया है। तभी प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, जरूर आपने ज्वेलरी यहाँ कहीं रख दी होगी और आपको ये लग रहा होगा कि घर में चोरी हुई है। अगर चोरी हुई होती तो हमारे कमरे में भी हुई होती ना, या फिर कमरे का और भी सामान गायब हुआ होता, फिर आपकी ज्वेलरी कैसे गायब हो गई? प्रिया के मुंह से ये बातें सुनने के बाद आरती को प्रिया पर शक हो जाता है और वे मन ही मन बोलती है, मैंने तो अभी किसी को नहीं बताया कि मेरी ज्वेलरी की चोरी हुई है, फिर प्रिया को ये बात कैसे पता चली? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे खुद ना चोर को पकड़ना पड़ेगा रंगे हाथ। अरे बाबू, तू चिंता मत कर, एक बार अच्छे से देख ले क्या क्या सामान गायब है। अरे मुझे लगता है कि शायद मैंने यहाँ वहाँ सामान रख दिया है। कोई नहीं, एक बार मैं अच्छे से ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बस मैंने जो पैसे अलमारी में रखे थे वे सुरक्षित हैं, वे 1 लाख हैं। ऐसे ही रात को फिर से सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। आरती को फिर से खिटपिट की आवाज सुनाई देती है। इस बार आरती कुछ नहीं कहती है और वह पैर दबाकर ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है। आरती अचानक से घर की पूरी लाइट जला देती है और वह देखती है कि प्रिया आरती की अलमारी से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर आरती प्रिया को छत पर ले जाती है और वहां ले जाती है और उसे सारी बात जानने की कोशिश करती है। तभी प्रिया बोलती है, दरअसल भाभी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है। वे भी कोई काम नहीं करता और मुझे इतना मालूम है कि इस रिश्ते के लिए मम्मी तैयार नहीं होगी और ना भाई तैयार होंगे, इसलिए हमें मजबूरी में भागकर शादी करनी पड़ेगी। और लोग शादी करने के लिए पैसा देखते हैं और उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं उसी लड़के से जरूर करवाऊंगी, लेकिन अगर वे अच्छा लड़का है और वो सच में तुमसे प्यार करता है तो बोलो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी समय क्यों न लग जाए। सच भाभी? हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और एक बात, ये जो तुम कर रही हो ना, भागने का प्लान, वो गलत था। प्यार को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। आरती को पता चल जाता है कि इस चोरी के पीछे उसकी ननद थी, लेकिन वे प्रिया को माफ कर देती है और प्रिया की शादी के बारे में अपने पूरे परिवार से बात करती है। परिवार को समझने और समझाने में आरती को समय लगता है, लेकिन आरती के ससुराल वाले प्रिया की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवानी का बर्थडे आ रहा था। उसका बॉयफ्रेंड मयंक उसके बर्थडे पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। वे उसे डेट पर ले जाता है और गोल्ड की रिंग गिफ्ट करते हुए कहता है, ये लो मेरी जान, अभी तो तुम्हें गोल्ड की रिंग दे रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें मैं डायमंड की रिंग भी गिफ्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हीरा बनकर आई हो और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल की तिजोरी में कैद करना चाहता हूँ। ऐसे आज मेरा बर्थडे है, क्या अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे मुझे? यार, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ हमारी शादी के खिलाफ है। पूछा कि वो अपनी बहू अपने हिसाब से लेकर आए और मैं भी देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें भगाकर ही लेकर क्यों ना जाना पड़े। वैसे तुम्हारी माँ मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है कि मेरे अंदर कोई कमी है क्या? अरे तुम नहीं समझोगी इस बात को। औरतों का दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि लव मैरिज वाली बहू ऐसी होती है या अरेंज मैरिज की बहू ऐसी होती है, और जिस दिन तुम मेरे घर में रहने लगोगी और उस दिन मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैं उनको अभी से अपनी माँ मानती हूँ और ये भी पता है मुझे कि थोड़ा सा समय लगेगा उनको अपना बनाने में। बाकी तुम टेंशन मत लेना, शादी के बाद मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। मुझे पता था मेरी पसंद बहुत अच्छी है। वह सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास गोल्ड रिंग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब है अभी तुम कोई जॉब भी नहीं कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आए? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जॉब नहीं कर रहा तो मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पॉइंट आउट करके बताओ कि मेरे पास जॉब नहीं है। अरे तुम मेरी बातों को गलत मत समझो।
चलो अब छोड़ो, रिंग बहुत अच्छी है, मुझे घर छोड़ दो, काफी टाइम हो गया है। ऐसे ही रात को मयंक शिवानी को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। मयंक की माँ कविता दीदी एक विधवा थी, उसके पेंशन से घर चलता था। जैसे ही मयंक आता है, कविता बोलती है, मयंक सच सच बताना, अलमारी में जो पैसे रखे थे वे तूने लिए है ना? हाँ लिए है तो। नहीं माँ, तू मुझे बार बार अपने 2 कौड़ी के पेंशन वाले पैसों को ताना देगी। अरे तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? न मुझे ढंग से पढ़ाया, न मेरे ऊपर अच्छे पैसे खर्च किए। अगर मेरी नौकरी नहीं लग रही तो वो तेरे कारण है माँ। ये दिन देखने के लिए मैंने तेरे को इतना बड़ा किया था। वे पैसे मैंने अपनी दवाई के लिए रखे थे। कम से कम मुझे कमा कर नहीं देता तो मेरे पैसे तो मत चुराया कर। अब मैं दवाई कहाँ से लाऊंगी अपनी? जो मर्जी करो, मुझे क्या, कहाँ से दवाई लाओगी, तुम्हारी दिक्कत है ये। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से मंदिर में शादी कर लेता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड के दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठा देता है कि उसकी माँ एक बुरे स्वभाव की औरत है और वे उसे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए वे दोनों परिवार के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मयंक शिवानी को अपने घर ले आता है। ये सब देखकर मयंक की माँ बोलती है, ये सब क्या है मयंक, तूने शादी कर ली बेटा, तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है क्या? तुझे जो दिल में आता है वही तू करता है। कम से कम मुझे तो इस बारे में बताया होता कि तुझे ये लड़की पसंद है, तुझे ये शादी करनी है, तेरी शादी में हंसी खुशी करवा देती। बस माँ, मैं आपसे कितनी बार शिवानी के बारे में बात कर चुका हूँ। आपने हमेशा कहा है कि मुझे शिवानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब जब शिवानी इस घर में आ चुकी है तो आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। देखा शिवानी, ये है मेरी असली माँ। माफ करना माँ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है काफी, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि इस उम्र में ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, शोभा नहीं देता आपको। बेचारी सास चुप हो जाती है। मयंक शिवानी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवानी फिर भी बहुत समझदार लड़की थी। मयंक के लाख भड़काने के बावजूद वे अपनी सास को अपनी माँ की तरह माना करती थी। ऐसे ही एक दिन सास के सर में बहुत दर्द था। शिवानी तेल लेकर आती है और सास के सर में मालिश करना शुरू कर देती है। काश कि मेरा बेटा भी तेरी तरह होता बहू। उसे समझाते समझाते आज मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? क्या कमी है आपके बेटे के अंदर? उन्होंने मुझे जितना कुछ बताया है उस हिसाब से तो मुझे आप में कमी लगती है। देख बेटा, मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। जब मयंक छोटा था तभी उसके पिताजी मुझे और मयंक को छोड़कर चले गए थे। मैं ज्यादा नहीं 12वीं पास हूँ और उस समय इतना पढ़ना बहुत होता था, जिस वजह से मुझे एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। मैंने घर और बाहर दोनों अकेले संभाला। मयंक को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। लेकिन कहते हैं ना, टीचर और माँ बाप का कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन जब तक बच्चा अपना योगदान नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ जी, आप साफ साफ कहिए। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ बहू कि मेरा बेटा सुधर जाए। मुझे नहीं लगता कि मेरे रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तू है जो कि उसे सुधार सकती है। 60 साल होने के बाद मैं रिटायर हो गई। मुझे हर महीने पेंशन मिलती है। इस पेंशन के सहारे मैं अपना घर चलाती हूँ, लेकिन मयंक वह पेंशन भी चुरा लेता है। अगर जरूरत हो तो पैसों की तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पैसों को वो न जाने क्या क्या करता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो माँ जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। ऐसे शाम को मयंक घर आता है। तभी शिवानी मयंक से बोलती है, यार मयंक ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे आखिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? और दूसरी चीज, मेरे बहुत ही सारे खर्चे हैं जिसे मैं आखिर कब तक नजरअंदाज करूँ? मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब तक तुम खुद अपने पैरों में कमाना नहीं सीख जाओगे तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी। यार ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो मैं तभी आऊंगी तुम्हारे पास जब तक तुम अपनी मेहनत के पैसों से खुद का कुछ कर नहीं लेते। अब इसके लिए 5 साल क्यों ना लग जाए, मैं नहीं आने वाली तब तक। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। मयंक शिवानी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसकी एक नहीं सुनती। शिवानी के जाने के बाद मयंक बहुत अकेला हो जाता है। शिवानी ने मयंक का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मयंक शिवानी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है और अब मयंक ठान लेता है कि अब एक अच्छी नौकरी पानी है। मयंक सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है। वह दिन रात पढ़ रहा होता है। अब वह समय आ जाता है जब मयंक का एग्जाम था। मयंक की मेहनत रंग लाती है। मयंक एग्जाम क्लियर कर लेता है। मयंक के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आती है, जिसमें मयंक की नौकरी लग जाती है और वे खुशी खुशी ये बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद शिवानी अपनी ससुराल वापस आ जाती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक आदमी की तरक्की के पीछे उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों का ही हाथ होता है।